नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। हमने सेकेंड ग्रेड के लिए एक सीरीज़ चलाई थी आप सभी के लिए, और उसमें हमने राजनीतिक दल से लेकर और राजस्थान के जो टॉपिक थे उन सबको कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरा एक मन था आप सभी से संवाद करने का और एक वीडियो बनाने का कि आप जब परीक्षा देने जाते हैं, आप परीक्षा कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपका माइंडसेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों से मैं बखूबी निकला हुआ हूँ। मैंने भी 6 या 7 पेपर पास किए, तो उससे पहले मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही रहता था। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो हम सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर हम तैयारी करते हैं, चाहे कोचिंग में करें, चाहे हम ऑफलाइन अपने घर पे करते हैं, बुक से पढ़ें, चाहे हम किसी टीचर से पढ़ें, पर एक भय हमारे मन में कंटिन्यूसली चलता रहता है तैयारी के दौरान कि सिलेक्शन होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ा है जो इनफ है, कुछ रह तो नहीं गया, भूल रहे हैं। बहुत सारे सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं। मैंने तैयारी की थी, स्वाभाविक रूप से मुझे भी ये सारे सवालों का सामना करना पड़ता था। मैंने भी 2015 में पहला पेपर दिया था पटवारी का। उस टाइम पे भी पूरा मन में ऐसी चीज़ें घूमती रहती थी कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम तैयारी कर रहे हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा केवल इतना है कि आपको मैं इस तरह से गाइड कर सकूं कि आप पेपर को एक प्रभावी तरीके से कर सको। आप विचलित ना हो कि पेपर ऐसा आ गया तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। एक प्रभावी रणनीति के रूप में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। चूँकि मैं आपसे पिछले 14-15 दिन से यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हूँ, और ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं आपको इस तरह से गाइड कर सकूँ कि आप अच्छे से पेपर कर सको। ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक थी, और इसको देखना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो 2 घंटे पेपर के होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एक अभ्यर्थी के जीवन में। अगर वो आपके पक्ष में हैं तो आपकी तैयारी भी अच्छी है, और वो आपके पक्ष में नहीं है तो आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं है। जब हम रणनीति की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जो कॉमन हमारे दिमाग में चलती हैं वो चलती हैं कि आखिर पेपर कैसा आएगा। सबसे पहली जो चिंता हमारे मन में होती है वो होती है पेपर के बारे में, कि आखिर पेपर आएगा कैसा। और मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे अनुभवों से, आरपीएससी 2021 के बाद से मैं पेपरों का एनालिसिस कर रहा हूं, और जब मैं एनालिसिस के बाद पाता हूं कि आरपीएससी 2021 के बाद में पेपर बनाती इस तरह है। मैं आपको बताऊं कि जो हमारा आयोग है ना, आरपीएससी के पेपर अन्य भारत में और जितने भी आयोग हैं उन सब से अच्छे बनते हैं, और आरपीएससी निश्चित रूप से ऑथेंटिक चीज़ों से बनाती है। तो ये तो आप मान के चलो कि जो पेपर आपका होगा वो निश्चित रूप से स्तरीय होगा, और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो टफ़ होगा। ये पेपर टफ़ होता क्यों है? क्योंकि ये पेपर टफ़ इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जो हमने या तो पढ़ी नहीं है या फिर हमारे सामने नहीं आई हैं। अब कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है और वो चीज़ एकदम से हमारे सामने आएगी तो अटपटी तो लगेगी, निश्चित है। और अब जैसे 100 प्रश्न हैं, और 100 प्रश्नों में से 20 प्रश्न या 25 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ना तो 100% कट ऑफ जाती है, ना 80% कट ऑफ जाती है। बहुत सारे पेपरों में मैंने देखा है, अभी संस्कृत शिक्षा के हाल ही में रिजल्ट आए थे कि बहुत कम वैकेंसी थी, उसके बाद भी 50%, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को तो आप छोड़ दो कि पेपर अच्छा नहीं आएगा। पेपर तो इस तरीके ही आरपीएससी बनाती है, और बनना भी चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर पेपर इजी आता है ना, तो इजी पेपर आपको ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हुआ क्या था, 2015 में एक स्कूल लेक्चरर का पेपर लगा था, और वो ऐसा पेपर बना दिया आरपीएससी ने
बिल्कुल सीधे 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 प्रश्न रख दिए। इजी पेपर करता क्या है कि जो तैयारी करने वाले हैं और जो बिना तैयारी करने वाले हैं उन सबको बराबर कर देता है। और टफ़ पेपर से क्या होता है, टफ़ पेपर हमेशा फ़ायदेमंद होता है तैयारी करने वालों के लिए। आरपीएससी के मैं 2021-22 से तो मैंने जितने पेपरों का एनालिसिस किया है वो सारे पेपर टफ़ हैं, सारे पेपर स्तरीय हैं। और आप निश्चित मान के चलो इस पेपर की और इससे आगे आने वाले पेपरों की भी आरपीएससी पेपर लेवल का ही बनाएगी, आरपीएससी पेपर अच्छा ही बनाएगी। और हमेशा याद रखो ये जो लेवल का पेपर है ना, ये हमेशा हमारे हित में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो तैयारी करने वाला होता है ना, उसको अगर टफ पेपर है ना तो उसका सिलेक्शन के मोर चांस हैं। सबसे ज़्यादा चांस अगर आपके सिलेक्शन के हैं ना तो वो टफ़ पेपर में है। वो टफ़ पेपर में क्यों है? क्योंकि टफ़ पेपर जो कम तैयारी वाले होते हैं ना, या फिर जिन्होंने तैयारी नहीं की होती है, उनको वो पेपर ऑटोमेटिक बाहर कर देता है भर्ती से। और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ भी है। और यही कारण है कि आज के टाइम पे 40% जो ज़रूरी होते हैं वो 40% भी टाइट पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने तैयारी उस लेवल की ही नहीं होती है कि हम 40% प्राप्त कर सकें। और जो लोग 40% प्राप्त कर देते हैं उनको नौकरी मिल जाती है, उनका सिलेक्शन ही हो जाता है। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं आज के टाइम पे जो 40% के क्राइटेरिया के ऊपर रह रहे हैं। वो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आरपीएससी के पेपर का लेवल अच्छा हो गया। और आप कहीं नहीं सुनोगे ये चीज़ पिछले 2-3 साल से कि उसने तैयारी नहीं की। मैं जब तैयारी करता था तो हम भी ये चीज़ सुनते थे कि उसने 1 महीने 2 महीने में पेपर पास कर लिया, कि उसने 2.5 महीने में पेपर पास कर लिया। अब ये चीज़ें सुनाई नहीं देती और ये अच्छे संकेत भी हैं। ये किस लिए हुआ है? ये हुआ है पेपर के लेवल की वजह से। क्योंकि जो लेवल का पेपर होता है ना, वो हल्के जो कैंडिडेट होते हैं ना, जिनकी तैयारी कम होती है, उनको वो हटा देता है। अब कंपटीशन जो होता है वो होता है तैयारी करने वालों में, और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो पेपर के बारे में आप क्लियर रहें कि पेपर सच में लेवल का ही आएगा। आप क्लियर रहें, आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो एकदम बढ़िया है, अच्छा पढ़ा है आपने अपनी तरफ से। हर आदमी को, हर कैंडिडेट को पता होता है कि उसने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, उसने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा। तो जो तैयारी करने वाले हैं मैं उनको कन्फर्म आश्वस्त कर सकता हूँ कि पेपर लेवल का आएगा और वो आपके हित में होगा। आरपीएससी का ट्रेंड बहुत अच्छा है ये, कि वो तैयारी करने वालों को आश्वस्त करती है कि हम ऐसा पेपर नहीं बनाएंगे जिससे जो ना तैयारी करने वाले लोग हैं या फिर कम तैयारी करने वाले लोग हैं वो आपकी लाइन में आ सकें। तो जो तैयारी ज़्यादा की है, जिसने ज़्यादा पढ़ा है, जिसने डीपली चीज़ों को पढ़ा है, जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी रही है, वो यहाँ प्लस में रहेगा। और ये प्लस में करती है आरपीएससी। इसमें सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है टाइमिंग का, कि आप जितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, जितनी लंबी आप तैयारी कर रहे हो, वो उतनी ही प्लस में होती है आपको, क्योंकि चीज़ें आपको उतनी ही ज़्यादा गैदर होती हैं। तो एक जो पहली चिंता है पेपर वाली, इस चिंता से तो आप बिल्कुल फ्री रहें। अगर आपने तैयारी की है तो आप प्लस में हो, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो चलती है वो चलती है हमारे समाज की। कई तरह के कैंडिडेट होते हैं, जिसे मैं देखता हूँ सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा दबाव होता है उनके ऊपर कि 2-3-4 भर्तियों में नंबर नहीं आया, इस बार भी नंबर नहीं आया तो क्या होगा। लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। मैं समाज में देखता हूँ कि शादियों की बात हो रही है, नंबर नहीं आया तो ये हो जाएगा। बहुत सारा प्रेशर होता है, मैंने खुद ने फील किया है। हालांकि मेरी जॉब तो काफ़ी जल्दी लग गई थी तो मैंने ये प्रेशर तो खैर फील नहीं किया, पर मैं काफ़ी स्टूडेंट से टच में हूँ, टेलीग्राम पे भी काफ़ी स्टूडेंट से टच में हूँ। तो लोगों के फ़ोन आते हैं, हम बात करते हैं, बहुत व्यापक रूप से स्टूडेंट के बीच में ये चिंता है। तो एक बात मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं यहाँ पे, कि आपका काम है देखो कर्म करना। एक नियम चलता है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। और आप मान के चलो कि अगर प्रकृति ने आपको इस भर्ती में आपका रोल नंबर पीडीएफ में लिखा है ना, तो कन्फर्म आपकी तैयारी आपको जवाब देगी। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ में भी कई स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हो जाता है कि वो तैयारी करते हैं, खूब ज़्यादा तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जैसा 6 जुलाई 2025 को स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था,
पॉलिटिकल साइंस का पेपर काफ़ी टफ आ गया था, तो बच्चे मेरे से टच थे खूब। तो उनके साथ क्या हुआ कि उस पे एकदम से ट्रेंड बदल गया उस पेपर का, तो तैयारी करने वाले बच्चे भी थे वो भी अछूते रह गए। तो ऐसी कोई समस्या अगर पैदा हो जाती है तो देखो वो अलग बात है, बाकी वहाँ भी वो बच्चे प्लस हैं, वहाँ भी वो बच्चे आगे हैं जिन्होंने तैयारी की है, क्योंकि पेपर का लेवल हमेशा आपको आगे रखेगा। और आप नौकरी की चिंता आपकी जायज़ है, मैं अच्छे से समझता हूँ इस चीज़ को, पर आप इस एक बार अच्छे से चीज़ों को करें, आप ऑथेंटिक रूप से चीज़ों को पढ़ें। मैंने आपको 12 से 13 वीडियोज़ में पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट जैसे कराया है, तो आप ऐसी स्ट्रेटजी बना के रखें अपनी कि आप अच्छे से पेपर को कर सकें। तो आप इस चिंता को तो ज़्यादा नहीं करें कि नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा। देखो 10 लाख 11 लाख फॉर्म भरते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होते हैं 8,000 और 10,000, तो सिलेक्शन तो 8 या 10,000 ही होंगे। अब ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड है, और अगर आपने टाइम दिया है, अगर आपने मेहनत की है, तो निश्चित रूप से मान के चलो कि ये विश्वास उसके अंदर रखो कि सिलेक्शन तो मेरा होगा, आरपीएससी को सिलेक्शन तो मेरा करना पड़ेगा। मैं मेरी बात बताऊं, मैंने जो भी पेपर दिए, चाहे वो पटवारी का दिया हो, चाहे वो बीडीओ का दिया हो, उस टाइम पे चाहे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं हो, पर बाद में स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम पे तो मुझे इतना विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास था। तो आप अपने अंदर इतना विश्वास तो रखें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन चिंताओं से आप बिल्कुल मुक्त रहें, बिल्कुल पेपर तक इन चिंताओं को छोड़ दें। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, खुद के ऊपर विश्वास रखें, बहुत अच्छे से रखें, और पेपर के बारे में कतई चिंता ना करें कि पेपर कैसा आएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, पेपर लेवल का ही आएगा। अगली जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो चाह रहा हूँ कि आपका 7 तारीख को पेपर होना है, सेकेंड ग्रेड का पहला पेपर 7 तारीख को है। तो आप अब से लेके और 7 तारीख तक आप करें क्या। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है और 7 को आपका पेपर है। पहली बात तो अब आप कुछ भी नया छोड़ दें, कि आप कुछ भी ऐसा ना देखें कि कोई नई चीज़ देख रहे हैं, नए यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। नहीं नहीं, अब आप नहीं देखें, आपने जितना किया है उसको लेके आप आश्वस्त रहें। आप जैसे ही आपका कल पेपर है, उससे पहले शाम को बढ़िया आप खाना खाएं, खाना पीना खा के आप नींद ज़रूर ले लें। समय से आप सो जाएंगे ना, तो दूसरे दिन आपको पेपर बहुत अच्छा होगा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा आती थी, मेरे को पेपर से एक रात पहले बहुत कम नींद आती थी, और उसका नुकसान मैंने झेला है। उसका नुकसान मैंने ऐसे झेला है कि मैं वहाँ जो सिली मिस्टेक्स जो होती है ना, वो सिली मिस्टेक्स कहीं ना कहीं हमारे माइंड की प्रॉब्लम से होती हैं, और जब तक नींद अच्छे से नहीं आ पाती ना, जब तक ये प्रॉब्लम आती है, तो हो सके तो अच्छी से आप नींद ले लें, और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, रिवीजन टाइप है, उस रिवीजन को करके आप टाइम से खाना पीना खा के सो जाएं। ज़्यादा चिंता आप करें नहीं। नींद अच्छा होता है, नींद आ जाती है तो पेपर से एक दिन पहले बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह आप फ्रेश होकर बिल्कुल जगें, ध्यान रखें कि आपका सेंटर कहाँ है, बहुत अच्छे से देख लें आप पूरे डॉक्यूमेंट्स। जैसे मेरी कई बार एग्ज़ाम्स में ड्यूटी लगी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि एक नाम से 2 या 3 स्कूल होते हैं, गलत सेंटर पे पहुंच गए, बहुत पेन का काम हो जाता है। उसमें तैयारी करने वाले भी बेचैन हो जाते हैं कि आप किस सेंटर पे पहुंच गए, किस सेंटर पे नहीं पहुंचे। तो वो चीज़ आप बिल्कुल इंश्योर कर लें। ये चीज़ जैसे आपको आधार कार्ड लेना है ओरिजिनल, आपको फ़ोटो लेने हैं, आपको 2 बॉल पेन लेने हैं, वो चीज़ आपको क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना, वो चीज़ आप बिल्कुल शाम को ही सेट कर लें, अपनी अलग रख लें। और इस पेन को तो आप बिल्कुल ही नहीं पालें कि पेपर के साथ साथ आपको ये पेन और पालना पड़ जाए कि किस हिसाब से आपको वहाँ पहुँचना है, कि किस हिसाब से नहीं पहुँचना। वो चीज़ आप बिल्कुल फिक्स कर लें कि किसके साथ आपको जाना है, किसके साथ नहीं जाना। शाम को ही आप फिक्स कर लें। बहुत से लोग क्या है, सुबह पेपर होता है, जैसे 10 बजे से पेपर है, आपको 7 बजे किसी सेंटर पर जाना है, तो 7 बजे तक आपको यही नहीं पता कि आप जाओगे किससे, आपका व्हीकल क्या है।
तो आप ऐसे दर्द को शाम को ही क्लियर कर लें, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, फ़ोटो हो, पेन हो, ये चीज़ आप बिल्कुल रख लें। एक दिन पहले शाम को आप अपना बैग पैक कर लें, सुबह का कुछ रखें ही नहीं। सुबह केवल आपको एक काम होना चाहिए, सुबह टाइम से आप उठो, जितनी नींद आ रही है उतनी नींद लेके, बिना दर्द लिए, बिना पेन किए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप जैसे ही उठते हो बढ़िया खाना पीना खा के और आप सीधे निकल जाओ पेपर के लिए। अब जैसे ही पहुंचते हो आप सेंटर पर, एक काम तो बिल्कुल मत करना सेंटर पे कि सेंटर पे बाहर जाके पढ़ो। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था, थर्ड पेपर, और मैं सेंटर पे पहुंच गया लगभग 30 मिनट पहले। और मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्री होती है उससे 30 मिनट पहले मैं क्या पढ़ रहा हूँ, राजस्थान निर्वाचन आयोग पढ़ रहा हूँ। और मैं राजस्थान निर्वाचन आयोग की डेट पढ़ रहा हूँ कि ये कुछ जुलाई 1993 जुलाई मई का कुछ चक्कर था। और मैं उसको पढ़ के सीधा घुस गया सेंटर में। और आप यकीन नहीं मानोगे कि पेपर में पहला ही प्रश्न उस निर्वाचन आयोग से संबंधित, राज्य निर्वाचन आयोग से, और उसमें पहला ही स्टेटमेंट स्थापना से संबंधित था कि मतलब निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन कौन से सही हैं। और उस पहले ही स्टेटमेंट में मैं कंफ्यूज हो गया कि वो जुलाई था कि वो मई था। भाई ये काम बिल्कुल मत करना मेरे हिसाब से, पढ़ना तो बिल्कुल मत, क्योंकि जो याददाश्त और मेमोरी होती है ना, वो एक टाइम के साथ आपके अंदर परमानेंट होती है। वो मिनट 2 मिनट का काम नहीं है, ये लगातार प्रोसेस है कि आज आप चीज़ों को याद कर रहे हो तो उनको आपके दिमाग में अंदर बसने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप पढ़ना मत, वहाँ जो आपने पढ़ा है वो ये मान के चलो कि वो सब याद है। लगता है हमें कि वो याद नहीं है, आप मान के चलो कि जो आपने पढ़ा है ना वो सब याद है। आपने पढ़ा है कि बाबर का युद्ध राणा सांगा से हुआ था, प्रश्न आएगा ना पेपर में तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि बाबर और सांगा के बीच में खानवा में युद्ध हुआ था। चाहे आपको वैसे याद नहीं आ रहा हो, वहाँ पेपर में ऑब्जेक्टिव देख के आपको याद आ जाएगा। आप कतई भी इस चीज़ की चिंता ना करें पेपर की कि ये चीज़ आएगी कि याद नहीं आएगी, उस टाइम पे हम भूल गए तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। ये मानव का स्वभाव है, ये आपके साथ नहीं होती। जितने भी स्टूडेंट ये पेपर दे रहे हैं या जितने ने पहले पेपर दे चुके हैं, ये सब के साथ होती है कि हम भूल तो नहीं रहे हैं, हमें याद आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें हमारी मेमोरी में होती हैं और वो चीज़ें याद आती हैं। हाँ, कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी है तो फिर तो देखो वो चीज़ याद ही कैसे आएगी, तो उस चीज़ की आप चिंता ना करें। पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, आप टाइम से पहुँचो। एक सेंटर पे जो बहुत बड़ी बात होती है, मैंने जो फील की है कि आपके साथ आप ऐसे इंसान को लेके जाएं जिससे आप मोटिवेट होते हैं। मेरा ज़्यादातर ऐसा था कि मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था, तो मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में उनको ही साथ लेके जाता था। इससे क्या है, इससे बहुत सकारात्मकता मिलती है आपको कि हम ना उस इंसान से 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ये बात कर सकते हैं। उस इंसान के चेहरे की तरफ हम देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं कि मतलब इस इंसान से मैं अभिप्रेरित हूँ, या इस इंसान के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, या इस इंसान के लिए मुझे ये नौकरी चाहिए। तो आप कोशिश करना उसी इंसान को आप साथ लेके जाओ जिससे भी आप अभिप्रेरित हो, चाहे आपके परिवार में कोई सदस्य हो, चाहे आपके कोई दोस्त हो। कोशिश करना पेपर के लिए आप उसी इंसान के साथ रहो। आप कोई ऐसे नेगेटिव इंसान के संपर्क में मत आ जाना पेपर से पहले, क्योंकि ज़्यादातर समस्या क्या होती है कि आप सेंटर के बाहर गए, आपको ज्ञानी बहुत मिलेंगे और आपको जो भीड़ लग रही होगी ना, उस भीड़ में देख के ऐसा लगेगा कि यार ये सीट नहीं ले जाए, ये सीट नहीं ले जाए। मेरे साथ ही होता था, मतलब जैसे 400 की भीड़ एक सेंटर पे लग रही है, तो मैं ये सोचता था शुरू शुरू में जब पेपर दिए थे, यार ये 400 लोग पेपर दे रहे हैं, अपना नंबर तो कहाँ ही आएगा इनमें, 400 तो यहीं से हैं। और ये सब, और समस्या हो रही है ये कि जो लोग कुछ लोग ऐसे और होते हैं
जो माहौल बहुत तगड़ा बनाते हैं सेंटर के बाहर, इतना तगड़ा। या तो वो दो दो तरह के होते हैं, या तो वो चश्मे वाले होते हैं, और या फिर वो होते हैं वो थोड़े एजेड, जो काफ़ी पेपर दिए हुए होते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर उन्होंने कई बार दे लिया, रीट का पेपर उन्होंने कई बार दे लिया। तो वो लोग क्या है, माहौल बनाते हैं सेंटर के बाहर कि वो ऐसा कोई फैक्ट आपके सामने रख देंगे पेपर से जस्ट पहले कि जिससे आपका मूड खराब हो जाएगा पूरी तरह। तो ऐसे इंसान से आप दूर रहना। कोई पुराने पेपर की बात चलाएंगे, ऐसे पेपर आते हैं, वैसे पेपर आते हैं, कोई ऐसे प्रश्न की चर्चा कर लेंगे कि वहाँ पे ऐसा प्रश्न आया था। तो बिल्कुल दूर रहना। जिसके साथ आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो ना, जिसके लिए आप ये करना चाहते हो, उससे बात करो आप 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, कि मैं इस आदमी के लिए ये चीज़ करना चाहता हूँ। मेरे केस में ये था कि मैं हमेशा ही, चाहे मैं किसी काम के लिए अकेला चला जाऊँ, पर पेपर के लिए मैं ज़्यादातर पापा को साथ लेके गया हूँ। तो उनसे जब मैं 1 घंटे बात कर लेता था पेपर से पहले, तो ठीक रहता है। आपका कोई दोस्त हो जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, पेपर के बारे में चर्चा ना हो, पर अंदर एक मोटिवेशन हो, अंदर एक अभिप्रेरणा हो कि यार इस इंसान के लिए मुझे ये करना है। और वो सबके लिए होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसे परिवार से आते हैं कि या तो हमारे माता पिता किसान होते हैं, हम जब से तैयारी करने ग्रो कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं मेहनत को, कुछ इंसानों की मेहनत को देखते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जिनकी मेहनत से हम इंस्पायर होते ही रहते हैं कि इसने इतना, इसको मिल गया, उसके बाद भी ये मेहनत कर रहा है। या फिर हमारे सबसे ज़्यादा तो देखो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं इस चीज़ में, कि हम जन्म से ही उनको ये देखते रहते हैं कि ये लोग मेहनत करते हुए हमें बड़ा कर रहे हैं। तो उनके लिए ही हम सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रदान करना चाहते हैं। तो आप कोशिश करना उस इंसान के साथ सबसे ज़्यादा रहने की सेंटर पे, जो आपको मोटिवेट करता हो, जिसको देख के आपको ये लगे कि इसके लिए मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैंने 2-3 चीज़ बताई हैं। शाम को टाइम से सो जाओ, अपना सामान वामान पैक कर लो, सुबह टाइम से निकलो, उस इंसान के साथ निकलना जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। मूड ख़राब मत करना अपना पेपर से पहले, और वहाँ पढ़ने मत बैठ जाना, और ऐसे किसी आदमी के संपर्क में मत आना जो कॉमनली कोई परीक्षार्थी होते हैं जो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और अपने अंदर इतना विश्वास रखना कि ये जो 400 की इस सेंटर पे भीड़ है, इस जगह की जो मेंटलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है इंसान को। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेंटर पे जाके परेशान हो जाते कि क्या होगा, वो भीड़ को देख के, वो पेपर को देख के परेशान हो जाते हैं। तो 2-3 चीज़ों को बिल्कुल सॉर्टेड रखो अपनी। एक तो परीक्षा स्तर की आएगी, पेपर स्तर का ही आएगा, आप श्योर करके चलें। दूसरी चीज़, नेगेटिव आदमियों से थोड़ा दूर रहें, जो आपको वहाँ जाके ये चीज़ कह दे कि ऐसे आते हैं, वैसे आते हैं, या कोई फैक्ट उल्टा सीधा रख दे, क्योंकि फैक्टों की कोई सीमा नहीं है। कोई पेपर में ये चीज़ पूछ ली, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ क्या आएगा। ये 2 घंटे आपके हैं और ये 2 घंटे बिल्कुल अलग हैं। तो नकारात्मकता नहीं रखें, ऐसे इंसान को आपके साथ लेके जाएं जो आपको पॉजिटिविटी देता हो। अब आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप बढ़िया अपने बातचीत करें उस इंसान के साथ जिसके साथ आप जा रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, आप एंट्री ले लेंगे टाइम से। आप जैसे ही सेंटर में एंट्री लेंगे, एंट्री में आपको लगभग, एंट्री जो होती है वो हो जाती है 1 घंटे पहले। ये जो 1 घंटा होता है, इस 1 घंटे में भी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, जैसा मैंने देखा है। आपके एग्ज़ाम हॉल में भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो कुछ गलत बात कर दे, या फिर आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे। दूर रहें ऐसे लोगों से, हाइपर ना हो इस 1 घंटे में। आप एक काम कर सकते हैं, 1 घंटे में इसमें आप अपनी सीट देख लें, जो रूम है आप सीट देख लो। जैसे आप एंटर हो गए तो आपने सीट देख ली, रूम नंबर देख लिया, और सीट पे अपना सामान रख दिया। आपको पता चल गया मुझे इस सीट पे बैठना है, कंफर्म हो गए। उसके बाद में आप एक काम कर सकते हैं, आप बाहर थोड़ा टहल सकते हैं, वहाँ पे सेंटर पे रोकते नहीं हैं। आप पानी वानी पी लें, मतलब जितना हो सके उस चेयर पे बैठने के बजाय आप थोड़ा सा टहलते रहें, थोड़ा सा घूमते रहें, कि मतलब पानी के लिए चले गए,
टॉयलेट के लिए चले गए, थोड़ा सा एक्टिव रहें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड को तो रख लेते हैं टेबल पे और एडमिट कार्ड के ऊपर रख लेते हैं अपना सर, और वो करते हैं वहाँ पे सोने का प्रयास, और वो कर लेते हैं खुद को हाइपर। ये बहुत कॉमनली चीज़ है। आप ये मत करना कि एडमिट कार्ड को तो रख लो टेबल के ऊपर और उसके ऊपर रख लो अपना सर, मत करना, ये सही नहीं है, आपको डिमोटिवेट करेगी ये चीज़। नॉर्मल तरीके से अपनी सीट करो, सीट फिक्स होने के तुरंत बाद पानी वानी पी लो, आप टॉयलेट वॉयलेट करो और अपने बिल्कुल एक्टिव रहो। थोड़ा सा कम रूम के बाहर टहल लो, कोई समस्या नहीं है, पर उस इंसान को आप फिर भी सामने रखना जिस इंसान से आप मोटिवेट होते हो या जिस इंसान के लिए आप ये नौकरी लेना चाह रहे हो, उसको आप कंटिन्यूसली दिमाग में रखना, उस चीज़ को आप भूलना मत। तो आप इस 1 घंटे में जितना हो सके खुद को बिजी रखना। लगभग 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा और 10 मिनट पहले जैसे ही पेपर मिलेगा फिर आप खुद को एक्टिव कर लें, फिर आप खुद को उस माइंड सेट में कर लें कि अब पेपर मेरे सामने है और अब क्या करना है, अब पेपर के लिए मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जैसे ही पेपर खोलोगे, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा और आप जैसे ही पेपर खोलोगे तो पेपर में आपको एक चीज़ मिलेगी, एक तो मिलेगा क्वेश्चन पेपर और एक मिलेगी इसमें OMR। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप इसका सीरियल नंबर और OMR का सीरियल नंबर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। टेक्निकली कोई फॉल्ट हो जाता है ना तो फिर हमारी ना तैयारी सब धरी की धरी रह जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर और OMR का सीरियल नंबर दोनों को मैच कर लें, क्योंकि इसमें रूलिंग ये रहती है कि 5 मिनट के अंदर या शुरू के 10 मिनट के अंदर आप बता देते हैं ना उनको, सेंटर वालों को, कि मेरे सीरियल नंबर गलत है या मेरे सीरियल नंबर में कोई दिक्कत है, तो वो चेंज कर देते हैं वहीं पेपर और OMR को। आप सीरियल नंबर चेक कर लें, उसके तुरंत बाद, जैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि सीरियल नंबर गलत हो। मैंने कई एग्ज़ाम्स में ड्यूटी दी है, मैंने तो कहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है, 1-2 बार हुआ है, बाकी आप देख लें बहुत कम संभावना है कि ऐसा हो सके कि क्वेश्चन पेपर और OMR का सीरियल नंबर अलग हो। जैसे ही आपको OMR और क्वेश्चन पेपर के सीरियल नंबर का मिलान कर लें, उसके बाद आप OMR को फिल करें। OMR फिल करते टाइम ध्यान रखें कि अगर रोल नंबर आपका गलत भर गया ना तो ये मानना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 5 नंबर का सीधा सीधा नुकसान होता है और वो आपको मेरिट में पीछे कर सकते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबली, अगर आप यहाँ डीमोटिवेट और थोड़े चिड़चिड़े हो ना तो आप OMR को भी गलत भर सकते हो। बिल्कुल पॉजिटिव होके आप OMR को अच्छे से भर लें। रोल नंबर वगैरह जो भी OMR में एंट्रीज हैं, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर, इन सब एंट्रीज़ को आप बहुत अच्छे से कर लें। और जैसे ही आपकी OMR होती है तब आपका शुरू होता है असली सेशन, जो 2 घंटे आपके पेपर के हैं उस टाइम से शुरू होता है। मैंने बताया है आपको पेपर शुरू होने तक, और पेपर शुरू होने तक आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मोटिवेट ज़रूर रहना है। आप मुझसे मोटिवेट मत होइए, आप किसी और टीचर से मोटिवेट मत होइए, पर आप उस इंसान से ज़रूर मोटिवेट हुइए जिसके लिए आप नौकरी लेना चाहते हो। उस इंसान की मेहनत को, उस इंसान के हार्डवर्क को, उस इंसान ने आपको इतना बड़ा किया, उस इंसान के लिए आप ज़रूर मोटिवेट हुइए, क्योंकि हम उनके लिए जॉब देना चाहते हैं, हम उनके लिए ये सब करना चाहते हैं। अगली जो चीज़ है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ये है मेन चीज़। क्या जो पेपर जब आपके पास आ जाएगा तो ये आखिर ये पेपर किस हिसाब से अटेम्प्ट किया जाए, मेन चीज़ तो सबसे यही है। पर पिछली जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके इस पेपर के अटेम्प्ट को प्रभावित करती हैं और 100% प्रभावित करती हैं। अगर आप यहाँ तक नेगेटिव हो ना तो 100% पेपर पे आपका इम्पेक्ट जाएगा। सबसे पहली बात, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया है कि पेपर के बारे में आप यही रखें कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो एकदम बढ़िया है। आपको 100 प्रश्न हैं, 2 घंटे हैं। मैं मेरे अनुभवों के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि पेपर आपको किस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस हिसाब से आपको पेपर नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों से
घबराना नहीं है। घबराना नहीं इन द सेंस एक हवा बनी रहती है कि नेगेटिव मार्किंग। ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, इससे आप घबराओ मत ज़्यादा। देखो, आपको किसी ने बताया होगा कि नेगेटिव मार्किंग ये नुकसान करती है, नेगेटिव मार्किंग वो नुकसान करती है। हाँ, मैं मानता हूँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, नुकसान करती है। मैंने भी खूब सारे पेपर दिए हैं, पास किए हैं। मैं नेगेटिव मार्किंग से शुरू से ही बहुत कम घबराता हूँ। इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? 3-4 तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो आपको सीधा उत्तर पता है, और 100 में से लगभग 40 या 45 प्रश्न ऐसे होते हैं, या फिर वो कैंडिडेट के ऊपर है, किसी को 20-25, किसी को 30-35, जिनका उनको सीधा उत्तर पता है और वो सीधे टिक करते हैं और सीधे टिक करके अगले प्रश्न पे चले जाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो सीधा उत्तर वाला जो प्रश्न होते हैं ना, जो सरल प्रश्न कहते हैं हम उनको, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करके जाते हैं। ये तो हैं सरल प्रश्न। क्यों नुकसान करते हैं वो मैं बताऊँगा आपको। एक होते हैं मध्यम स्तरीय प्रश्न। जैसे हम यहाँ बात करें पेपर की, ये है जैसे पेपर, और पेपर में है 100 प्रश्न। एक तो कौन से हैं आपकी नज़र में? सरल प्रश्न, मतलब सीधा प्रश्न आ गया कि बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, आपने टिक कर दिया खानवा का युद्ध। ये तो है सरल प्रश्न। दूसरा है मध्यम स्तरीय प्रश्न, जो ये है कि तैयारी करने वाला कोई कहेगा कि यार जिसने कम तैयारी की है ना, उसको तो इसका उत्तर पता नहीं है, मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, इसका उत्तर मुझे पता है। और एक प्रश्न होते हैं कठिन प्रश्न। कठिन प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं कि यार जैसे ही सेंटर से बाहर निकले कि यार इतना कठिन पेपर आया कि ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये तो कोई किताब में ही नहीं है, ये तो कहीं हमने देखा ही नहीं है। उन प्रश्नों को कहते हैं कठिन प्रश्न। पहली बात तो ये प्रश्न कतई आपको नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे जो 10-5 प्रश्न हैं, इनके उत्तर किसी को भी नहीं पता। इज्जत दें इन प्रश्नों को, सम्मान से इन प्रश्नों को छोड़ दें, इनके उत्तर नहीं करें। जिनके आपको क्या नहीं पता, चारों ऑप्शन पूर्ण इज्जत के साथ, पूर्ण सम्मान के साथ इन प्रश्नों को आप स्किप करें, और इन प्रश्नों के लिए आप कौन सा गोला भर दें? 5वां गोला। ये कौन से प्रश्न हैं? जो प्रश्न आपको कतई नहीं आते हैं, और कतई टेंशन नहीं पालें इसकी कि ये प्रश्न मेरे पे नहीं आते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूरे के पूरे राजस्थान पे नहीं आते हैं। ये केवल आप पे नहीं आते, क्योंकि इनके बारे में किसी ने भी नहीं पढ़ा है। और अगर किसी ने पढ़ा है तो हो सकता है उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा हो सकता है वो एक सीट लेके चला जाएगा, बची सीट बच जाएंगी। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो है आपको सरल प्रश्नों की। सरल प्रश्नों का मसला क्या होता है, ये पूरे के पूरे राजस्थान को उनका उत्तर पता होता है, जितने भी कैंडिडेट इसको दे रहे हैं। अब प्रश्न आया बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध कौन सा हुआ था, कि खानवा का युद्ध। और इस प्रश्न को एक कैंडिडेट ऐसा था जिसको पता था कि खानवा का युद्ध है, पर वो सिली मिस्टेक करके आ गया, वो भर के आ गया कि हल्दी घाटी का युद्ध था। तो वो प्रश्न उसका दिमाग इतना ख़राब करेगा, वो पेपर में भी करेगा, वो पेपर के बाद भी करेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है ना, वो है इन सरल प्रश्नों में। सबसे ज़्यादा केयरफुल। अगर सरल प्रश्न गलत हो गया ना, ये गलत हो गया ना, तो ये मान के चलो ये कर जाएगा आपको बहुत पीछे कर जाता है एक सरल प्रश्न गलत होना। क्योंकि जो बच्चा सरल प्रश्न गलत करता है ना, जो बच्चा आए हुए प्रश्न गलत करता है ना, जो परीक्षार्थी, आप क्लियर मान के चलो वो पेपर में भी आपका दिमाग ख़राब कर देगा और वो आगे भी आपका दिमाग ख़राब कर देगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से करना। इन प्रश्नों में आपको ध्यान करने की कतई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका उत्तर किसी को नहीं पता। ये जो कठिन प्रश्न है ना, इनका उत्तर किसी को नहीं पता है। ये जो सरल प्रश्न है ना, इनका उत्तर सबको पता है। और ये अगर आपका गलत हो गया ना, तो आप
पीछे जाओगे, 100% पीछे जाओगे। आपने कैला देवी का मेला भरतपुर में कर दिया ना गलती से, तो आप ध्यान रखना आपका सिलेक्शन जा सकता है वापस। आप ध्यान रखना कैला देवी का मेला करौली ही करना है आपको। चारों ऑप्शन देख लो सरलों के, सरल प्रश्नों को आप 3 बार देखो। मैं ये कह रहा हूँ कठिन है ना, इनको एक बार देखो, एक बार में छोड़ दो। सरल को आप 3 बार देखो कि कहीं गलत तो नहीं हो गया भरने से पहले। जो आता है ना वो गलत नहीं होना चाहिए, जो नहीं आता उसको भले ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। दूसरा प्रश्न होते हैं मध्यम स्तरीय प्रश्न, ये सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं और ऐसे प्रश्नों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होती है। मैं सच बताऊं, जैसे 100 में से 30 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इस जगह पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 ऑप्शन को तो वो काट देते हैं और वो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका ऑप्शन ये होगा कि इसका ऑप्शन ये होगा। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ चीज़, इन प्रश्नों को आपको कैसे करना है। पहली बात तो क्लियर करो कि जिन भी प्रश्नों में आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो ना, मैं तैयारी करने वालों से कह रहा हूँ, जिन भी प्रश्नों में आप 2 ऑप्शनों में कंफ्यूज हो, चाहे वो 30 प्रश्न है, चाहे वो 40 प्रश्न है और चाहे वो पूरा का पूरा पेपर है, जिनमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, क्लियर रखो ये प्रश्न क्या करने हैं आपको। अटेम्प्ट करने ही करने, बिल्कुल नहीं छोड़ने ये प्रश्न, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है कि ये जो प्रश्न है ना ये आपको प्लस करके जाएंगे और 100% प्लस करके जाएंगे। मान लो 30 प्रश्न आपने छोड़ दिए, 60 नंबर के हैं, कितने प्रश्न नंबर गए आपके? 60 नंबर ऑटोमेटिक कम हो गए कि नहीं हुए? कि ये मैं 2 ऑप्शनों में कंफ्यूज हूँ, ये 30 प्रश्न आपने छोड़ दिए और मान लो आप 30 प्रश्न करके आ गए और जिनमें 2 ऑप्शनों में आप कंफ्यूज हो, उनमें से 15 प्रश्न आपके सही हो गए, 15 आपके गलत हो गए, तो 15 के कितने नंबर मिले? 30 नंबर। और ये जो 15 गलत हुए हैं इनकी 1/3 भी मार्किंग करें तो कितने प्रश्न गए? 5 और नंबर कितने कटे? 10। 30 में से 10 गए तो 20। कितने नंबर प्लस करके जा रहे हैं? 20 नंबर प्लस करके जा रहे हैं। रिस्क आप नहीं लोगे ना पेपर में, तो पेपर आपको बाहर कर सकता है। मेरी स्ट्रेटजी तो यही रही है कि प्रश्न कम से कम छोड़ने हैं। जो ये प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है, अब ये चाहे 10 हैं और चाहे 15 हैं, और मेरे हिसाब से इनकी संख्या इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा पेपर में संख्या होती नहीं है। इन प्रश्नों को आप बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल इनमें आप 5 में गोला भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है जिनमें आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो, 100% अटैम्प्ट करो इनको, क्योंकि ये प्लस करके जाएंगे आपको। सबसे ज़्यादा केयरफुल जो रहना है वो रहना है आपको सरल प्रश्नों में। ये बिल्कुल व्यावहारिकता से जुड़ी हुई स्ट्रेटजी है कि पेपर करना कैसे है। आपको 3 तरह के प्रश्न ही मिलते हैं पेपर में और आप इसी तरीके से करें। नेगेटिव से आप ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी हिसाब से आप भरें। बीच बीच में चेक करते रहें OMR को। सीरियल गड़बड़ हो जाता है बहुत सारे लोगों का, ऑप्शन भरना था C, ऑप्शन भर गया D। देखते रहें उसको, जो सीरियल आप भरते जाओ, केयरफुली भरें। देखो सावधानी तो बहुत ज़रूरी है, और सावधानी ऐसी चीज़ों में ज़रूरी नहीं है जो हम पे नहीं आता है, जो हमारे हाथ में है ना, सबसे ज़्यादा सावधानी उसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ हमारे हाथ में है। अगली जो चीज़ है, पेपर आपका हो जाएगा और आप पेपर से बाहर निकल जाओगे। मैं कह रहा हूँ आप इस हिसाब से पेपर करोगे, इस अप्रोच से पेपर करोगे ना, तो आप निश्चित रूप से अच्छा फील करोगे। वैसे पेपर का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि पेपर देके जितने भी लोग निकलते हैं ना, तो जो भी ऑप्शन कोई टिक करके आता है वो उसका सही होता है जब तक वो उसका उत्तर पता नहीं होता। तो ज़्यादातर हंसते हुए ही निकलते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि हमने आज तक जिससे भी पूछा है कि पेपर कैसा हुआ, सब ने यही बोला है कि बढ़िया हुआ साहब पेपर। तो तब तक तो वो पेपर बढ़िया ही होता है जब तक उसकी की मिलती नहीं है। पर इस स्ट्रेटजी से आप पेपर करोगे, बहुत अच्छे से पेपर होगा। मैं समझता हूँ मैंने 6-7 नौकरियाँ प्राप्त की हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरे भी कुछ अनुभव मैं आपको बताऊं, आप मुझसे थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सको, या फिर आपको ऐसा लगे कि
इससे मोटिवेट हो सकते हैं। पेपर मैंने भी दिए हैं, सेंटर के बाहर मैंने फ़ील किया है, एग्ज़ाम हॉल में मैंने चीज़ों को फ़ील किया है, सेंटर से एक दिन पहले की चीज़ें मैंने फ़ील की हैं। जैसे कि पेपर जब मैं देखता हूँ तो सबसे पहले मैंने जैसे 2015 में दिया था, एलडीसी का जब पेपर दिया था, तो वो जो पेपर था वो मैं लगभग 12th तक की नॉलेज के हिसाब से पेपर दे के आया था। और मैंने तैयारी की थी उस टाइम पे, किसी सर ने मेरे को राजस्थान की पैनोरमा बुक्स के बारे में बताया था और मैंने पढ़ ली वो हिस्ट्री और उसके लिए ज्योग्राफी के लिए। और उसके बाद में मैंने जो एनसीईआरटीज़ थी वो पढ़ ली और उनसे मेरा पेपर हो गया, काफ़ी बढ़िया हुआ था। मेरे साथ हमेशा से ये चीज़ रहती थी कि मैं जैसे ही सेंटर पे जाता था तो हमेशा मैं एक हार्ड वर्किंग मॉडल के रूप में पापा को देखता था कि यार इनके लिए नौकरी तो देनी है। एक माहौल था शुरू में, और ज़्यादातर किसानों के परिवार में ज़्यादातर ये माहौल रहता ही है कि लड़का क्या करेगा कि जैसे ही 18 साल हो जाएगी वैसे ही नौकरी लग जाएगा। तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने जैसे पटवारी का पेपर दिया था, तो मेरे को अब तक याद है जब पटवारी का मेंस अपन जयपुर में देने गए थे, तो एक बहुत बड़ी से शहर में हम पहुंच गए। इतना बड़ा शहर था वो कि उसमें पता नहीं चलता कि कितने नंबर की बस तो कहाँ जाती है, कितने नंबर की बस कहाँ से आती है। मैं और हमारे पिताजी थे, तो हम चलते जा रहे हैं, कोई लगभग 7-8 किलोमीटर तो हम पैदल चलते चले गए दोनों। अब वो सेंटर नहीं मिले ना, वो शहर का कहीं छोर हो, तो जैसे तैसे करके हम पेपर में पहुंच गए। पर फिर भी एक मोटिवेशन, जब हम साथ साथ चल रहे थे तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे साथ साथ चलता ही जा रहा था। और वो चीज़ मैंने बाकायदा फील करी है, पूरी तैयारी में करी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर तक करी है पटवारी से लेके, कि वो अभिप्रेरणा मेरे साथ लगातार चली है। जब मैं जैसे ही फिर मेंस के लिए पेपर में घुसा था पटवारी के, प्री और मेंस लगते थे उस टाइम पे जब मैं पटवारी हुआ था, तो मैं पूरे एनर्जी के साथ में था पेपर में, चाहे मैं 6-7 किलोमीटर चलाऊं, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ चला था जिससे मुझे अभिप्रेरणा प्राप्त हो रही थी। और हर किसी की लाइफ में होता है ऐसा इंसान, हर किसी की लाइफ में। दूसरा, उसके बाद मैंने जैसे वीडियो का पेपर दिया, तो वीडियो के पेपर में मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि हम कई साथियों ने मिलकर एक बैन की थी और उस बैन में गैस थी, गैस वाली बैन थी वो। उससे मेरी तबीयत ख़राब हो गई सेंटर पर पहुंचते पहुंचते। तो मेरे को उल्टी वगैरह हों सेंटर से पहले। मैं कोई यहाँ आपको ज्ञान नहीं फैल रहा हूँ, मेरे साथ ये अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 3-4-5 अनुभव हैं। तो जब उल्टी हो रही थी, तो उसके बाद भी मैं जब पेपर दिया था, तो वो पेपर जब सामने आता था ना, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि उस टाइम पे मेरे एक मोटिवेशन रहता था कि यार ये चीज़ करनी है। अब कंटेंट बनाने में गुरुजनों का सहयोग रहा हो, चाहे दोस्तों का सहयोग रहा हो, वो सब ठीक है। कंटेंट आपको एक बार मिल जाता है, जैसे मेरे थ्रू आपको मिल जाएगा या फिर किसी और के थ्रू आपको मिल जाएगा, मेरे जो परिचित हैं उनको मैं बता देता हूँ, वो आपको बड़ी बात नहीं है। एक जो मेंटल स्टेट है ना, एक जो मेंटलिटी है, वो बहुत पॉजिटिव थी तबीयत ख़राब होने के बाद भी। उसके बाद जॉब के साथ जब मैंने तैयारी की थी, तो स्कूल लेक्चरर के टाइम भी जब मैं पेपर देने गया था, तो एज ए बेरोज़गार ही मेरा गया था। मेरे को कतई ये नहीं था कि मैंने 5-6 साल की पटवारी की नौकरी कर ली है। तो मतलब ये स्ट्रेटजी मेरी रही है कि मैं इसी स्ट्रेटजी से काम किया है अब तक। नींद लेने की कोशिश करना, उसके बाद में पेपर में सरल प्रश्नों को देखना, फिर भी मेरे सरल प्रश्न खूब गलत होते हैं, और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसके सरल प्रश्न गलत नहीं होते। सबके सरल प्रश्न गलत होते हैं, सबके साथ ही होता है, चाहे जीके का पेपर हो, चाहे सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे किसी का पेपर हो। और जब आपकी तैयारी अच्छी होती है, स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम पे मेरे साथ एक विडंबना ये थी कि मैं इन भर्तियों में लगभग श्योर था कि इन भर्तियों में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तैयारी काफ़ी अच्छी थी स्कूल लेक्चरर में और असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई यहाँ ज्ञान फैल रहा हूँ या फिर मैं अपनी कोई बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सच में तैयारी अच्छी थी, और हमको पता होता है जब तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हम पॉजिटिव रहते हैं तो वो तैयारी कन्वर्ट हो जाती है सिलेक्शन में। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप सकारात्मक बहुत रहें, खुद को मोटिवेट बहुत महसूस करते रहें और पेपर को बहुत स्मार्ट तरीके से हैंडल करें। इन 2 घंटों को आप सरल प्रश्न को आप गलत मत करके आना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, कठिन प्रश्न कहीं सिलेक्शन नहीं रोकते हैं, कठिन पेपर कहीं सिलेक्शन नहीं रोकता है। कठिन पेपर जितना होगा तैयारी करने वाले के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप कन्फर्म मान के चलें, खुद ने आपने जो पढ़ा है, जो कंटेंट पढ़ा है, उस पर आप विश्वास बना के रखें। सेंटर के बाहर पढ़ना मत, टाइम से पहुंच जाना, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहना। आगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आपको मैं हेल्प करता रहूँगा और कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित आपको हेल्प करता रहूँगा। आपको मैं बता दूँ कि मैं एक टेलीग्राम चैनल चलाता हूँ पॉलिटिकल साइंस एकेडमी के नाम से, पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाय गौरव फौजदार। इस पे मैं फर्स्ट ग्रेड हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सारा मैटर आपको मैं यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ। और मेरी दृष्टि रहती है ये कि मैं वो चीज़ आपको प्रदान कराऊँ जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो, जो चीज़ पेपर के लेवल से इम्पोर्टेंट हो। जैसे कि अभी कल की बात थी, मैं देख रहा था हमारे साथ भटकाव कहाँ होता है। जैसे जीएसटी का एक सुधार करके सरकार ने किया, तो हम अभ्यर्थी के रूप में उसमें क्या देखेंगे? हम अभ्यर्थी के रूप में उसमें देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है जीएसटी के। हमें पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि एसी पे कितना परसेंट कम हुआ है, फ्रिज पे कितना परसेंट कम हुआ है। हमें पता होना चाहिए एक अभ्यर्थी के रूप में कि आखिर ये जीएसटी काउंसिल है क्या, ये जीएसटी परिषद है क्या। तो ऐसी अप्रोच हमारी होनी चाहिए तैयारी के दौरान। मैं यही सोच के आपको कुछ ना कुछ मैटर में प्रदान कराता रहता हूँ। ये एक मोटिवेशन सत्र था। आप इस यूट्यूब को, जो हमारा चैनल है, इसको आप दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमसे जुड़ सकें। नया नया चैनल हमने बनाया है, मेरे अनुभव में आपको ऐसे ही देता रहूं। आप मेरे से मोटिवेट होते रहो या मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखता रहूं, यही चीज़ मेरी रहेगी। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस एकेडमी के नाम से, आप इसको ज्वाइन कीजिए। इस पे मैं करंट के लिए भी मैटर डालता रहता हूँ डेली, जो भी सुजस्य चीज़ें आती हैं, और आपको रणनीति के रूप में मैं आपको ऐसे ही सामने आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। आप चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।